हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्जर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम घोषणाओं की शुरुआत करते हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल 15 अगस्त पे घोषणा करी है, तमाम घोषणाओं की बातचीत करी है। इन घोषणाओं को किस तरह देखते हैं? क्या मानते हैं कि 4 महीनों में घोषणा को पूरा किया जा सकता है? ऐसा है, जब 4.5 साल काम करना था तब तो उनकी सरकार ने काम किया नहीं, और अब जब समय नहीं बचा तब घोषणाएं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब काम करना था तब काम नहीं किया, तो घोषणाओं से पूरा होना है क्या? घोषणाओं से पेट भरेगा? तो वो जानते हैं इस बात को कि भाई काम तो होना नहीं है, तो चलिए कुछ तो बचा लो, घोषणा करके बचा लो। दिसंबर में आचार संहिता लगने वाली है और अगस्त चल रहा है। मैं समझता हूँ कि मोटा मोटा 3-3.5 महीने का समय है कि इस 3-3.5 महीने में सरकार चाहे घोषणा करे चाहे काम करे, तो काम तो होना नहीं उनसे, इसलिए घोषणा पे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता अब जो है असलियत समझ गई है इनकी, कि ये सिर्फ घोषणा करते हैं, चुनाव के टाइम आकर चुनाव के समय रैलियाँ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डबल इंजन की सरकार चाहिए यहाँ के विकास के लिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, 15 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये सब अब जनता समझ गई है। जनता इनको इनकी जो सच्चाई है वो जनता ही उस सच्चाई से अवगत कराएगी। जनसंख्या कानून की बात करें तो कितना अहम मानते हैं जनसंख्या कानून को लेकर? उन्होंने एक समिति बनाने की बात की इस पर। ऐसा मुझे इस बात की खुशी है पहले तो कि आज ये जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लगे। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के आज से दशकों पहले जो उन्होंने विचार रखा था, उस विचार को ये आज स्वीकार कर रहे हैं। उस समय इन्होंने और इनके अतीत में जो नेता थे उन सब ने उस समय विरोध किया, लेकिन आज उन्हीं की नीतियों पर चल रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। सरकार के अच्छे कामों के साथ हम सहयोग करेंगे। सरकार एक कारगर नीति बनाए, जनसंख्या नियंत्रण की कारगर नीति बनाए, और सभी देश की अच्छाई चाहते हैं। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी, हम देशभक्त पार्टी हैं और देशभक्त लोग हैं, तो देश के हित में अगर कोई बात होती है तो अच्छी बात है। देवस्थानम बोर्ड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार भी अब इसमें कह रही है कि हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा ही मात्र हुई है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि समय कम है? देखिए, आपने जो पहले कहा कि सरकार घोषणा, ये घोषणा सरकार है। अब जहाँ तक आपने देवस्थानम बोर्ड की बात कही, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम हर उस कानून को, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद हर उस कानून की समीक्षा करेगी और समाप्त करेगी जो कानून जनता नहीं चाहती है, जो कानून जिस वर्ग के लिए वो कानून बना है वो वर्ग नहीं चाहता। अगर वो वर्ग नहीं चाहता है तो वो कानून नहीं चलेगा। वो कानून को किस तरह देखते हैं आप? इसी प्रकार का कानून है। सरकारों ने कानून ही ऐसे बनाए जो जनता जिसका विरोध कर रही है। जनता को नहीं चाहिए जो कानून। भू कानून वैसी ही है, देवस्थानम बोर्ड एक्ट ऐसी है, केंद्र से जो खेती की ज़मीनों से संबंधित और खेती के संबंधित जो कानून बने वो ऐसे ही हैं। आज पूरा देश आंदोलित है, तो सुख और चैन कहाँ है? सुख और चैन में सिर्फ इनके नेता हैं, लेकिन 6 महीने बाद इनके भी सुख चैन छिनने वाले हैं। चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात करें और कितना मजबूती से खड़ा हो पाएगी, इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के अगर मुकाबले की हम बात करें, जो हमारे कार्यकर्ताओं की होती है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उसमें काफ़ी पीछे कांग्रेस कहीं ना कहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का एक मजबूत संगठन राज्य में है, और उसी के तहत हम बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने की स्थिति में है। 70% तक हम बूथ की कमेटियां बना चुके हैं। 30% और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसको निरंतर फॉलो किया जा रहा है, जिसको निरंतर देखा जा रहा है। और जहाँ पर कुछ कमी लग रही है, हम ऊपर से भी वहाँ पर यहाँ से भी पर्यवेक्षक भेजकर उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव से 2 महीने पहले तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। हम बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस स्तर पर मजबूत हो पाएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहने के थर्ड फ्रंट के रूप में उत्तराखंड में उभर रही है, इसको किस तरह देखते हैं? क्या मानते हैं कितना आपको नुकसान पहुंचा सकती है इसे? देखिए, उनका प्रयास होगा, उनका प्रयास ही वही है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएं। उनका मकसद ही वही है कि हमें नुकसान, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। कि जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली में टिकट बांट रहे थे, तो हमारे बहुत से उत्तराखंडी भाई आम आदमी पार्टी से वहाँ से लड़ने के इच्छुक थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन केजरीवाल जी ने एक भी व्यक्ति को, उत्तराखंड के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक तो वो वाकया है, और एक अब का वाकया है कि बार बार उत्तराखंड आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मुझे उत्तराखंड से प्रेम है। तो 2 स्थितियाँ हैं। वो स्थिति सच थी जब उन्होंने टिकट नहीं दिया, नफरत की। क्या ये स्थिति सच है कि जिसमें वो प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं? जनता को इसको समझना होगा। और सच्चाई ये है कि असली सच्चाई की स्थिति वही थी कि जो उन्होंने एक भी उत्तराखंडी को टिकट न देकर एक नफरत दिखाई, वो सच्चाई की स्थिति थी। ये तो अपने चुनाव के मकसद से और किसी को मदद करने के मकसद से हर उस प्रदेश में जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है,
हर उस प्रदेश में छेड़छाड़ कर रहे हैं। मंत्री जी ने टेक होम राशन के मामले में हमारी बहनें जो स्वावलंबी हो रही थी इस योजना से और अपने परिवार का गुजर बसर भी कर रही थी, अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से टेक होम राशन में लगी थी, उस काम में लगी थी। उस काम को एक कंपनी को दिया जाना, मैं समझता हूं कि उन महिलाओं के साथ बहुत ही अन्याय जैसी स्थिति है। उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। तो सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग ये अपने हितों के लिए उस कंपनी से उनके अपने हित हो सकते हैं, तो अपने हित उनके सर्वोपरि हैं, उनके अपने हित ऊपर हैं और आम जनता के हित उनके गौण हो गए हैं। तो इसलिए इसमें मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है। ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ और इस प्रकार के प्रयासों की निंदा होनी चाहिए। जो कैबिनेट मंत्री रेखारिया, उनके पति ने जो है 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका आपके ऊपर, आपको किस तरह देखते हैं इसको? क्या मानते हैं, क्या कितना सही है? सही और गलत क्या होता है? ऐसा है कि अपनी खाल बचाने के लिए वो अगर गणेश गोदियाल के ऊपर मानहानि का दावा करके अपनी खाल बचा सकते हो तो मुझे खुशी होगी इस बात की। क्या गणेश गोदियाल के ऊपर 5 करोड़ का दावा करके जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो खारिज हो जाएगा? वो नॉन अवेलेबल वारंट जो है कोर्ट में हाजिर होके ही पेश होगा। तो मैंने क्या बुरा कह दिया कि भाई वो अपने पति को पहले कोर्ट में पेश करें, उस केस का मुकाबला करें, उस केस को लड़ें और बरी हो के आए। तो मैंने क्या मानहानि होगी उसमें? मैं स्वयं भी ये मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में अगर कभी आरोप लगते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई अगर आरोपी हो गया है तो वो अपराधी है। आरोपी होना अलग चीज़ है और अपराध सिद्ध होना अलग चीज़ है। लेकिन आज चूंकि वो आरोपी हैं तो उन्हें पहली आवश्यकता है कि वो इस आरोप से मुक्त हों। कभी अगर हमारे ऊपर भी ऐसी स्थिति आई तो मैं तो पहली कोशिश ये करूँगा कि हम उस आरोप से मुक्त हों, तब राजनीतिक जीवन में आए, तब राजनीतिक जीवन की बात करें, तब विपक्ष के बड़े नेताओं पर हम लच्छेदार बातों से हमला करें। लेकिन पहले अपना तो गिरेबान देखें कि हम क्या हैं, हम अपना गिरेबान तो साफ करें पहले। तो मैं यही राय उनको देना चाहूँगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 करोड़ का करें, 10 करोड़ का करें। मैंने जब गलत कुछ किया ही नहीं है तो न्यायालय तो मेरे लिए भी तो है। क्या मेरे लिए वो न्यायालय नहीं है? वो गिरधारी लाल जी साहू जी का ही न्यायालय है क्या? वो गणेश गोदियाल भी भारत का नागरिक है, उत्तराखंड का नागरिक है, पहाड़ का बेटा है और गिरधारी लाल साहू जी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। गैरसैंण में हमने जो कुछ किया है, जो कुछ आपको गैरसैंण में दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा, हरीश रावत जी की सरकार द्वारा किया गया। कुंजवाल जी ने बहुत मजबूती के साथ विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उस पक्ष को उजागर किया और ये जो कुछ दिख रहा है इन्हीं बड़े नेताओं के प्रयास से हुआ। हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते थे। गैरसैंण को उस स्थिति में ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का और बेहतर निर्माण करें, जिसमें एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी अच्छी हों। हरीश रावत जी ने विधानसभा में उस समय कुछ रोडों का जिक्र किया था, कुछ सड़कों का जिक्र किया था कि गैरसैंण पहुंचने वाली फला सड़क को हम राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर डेवलप करेंगे। ये सरकार 5 साल होने को आ गए, ये सरकार उस 5 साल में उसका सर्वे पूरा नहीं कर पाई है। हम क्या उम्मीद करें इनसे? तो ये कुछ नहीं करने वाले हैं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी करेंगे हम ही। लेकिन सरकार कितने दिन वहाँ रही, कितने दिन वहाँ मंत्री रहे, कितने दिन वहाँ मुख्यमंत्री रहे? एक बार गए और वो भी हमारे भाइयों को पिटवा के आ गए, लाठीचार्ज करा दिया पुलिस से, हमारी बहनों को लाठीचार्ज करा दिया, जघन्य अपराध करके आ गए वहाँ से। गैरसैंण और गैरसैणियत और उत्तराखंडी और उत्तराखंडियत इन अपराधों को माफ़ नहीं करेगा। सप्लीमेंट्री बजट 23 तारीख से पेश होने वाला है, किस तरह देखते हैं आप? क्या कुछ आप लोगों को मुद्दे उठाए जाएंगे सड़क के, सदन के अंदर भी, सड़क पे भी? इस सप्लीमेंट्री बजट में अंतिम बजट है सरकार का सप्लीमेंट्री बजट, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छी तरीके से पास हो। पर सरकार को विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेते हुए उनको स्थान देने की आवश्यकता है सदन में। देखिए, विपक्ष एक सचेतक है जो समाज में चेतना पैदा करता है और सरकार को चेताता है कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, इसको ठीक करिए। हमें विपक्ष को सरकार अपना विरोधी या अपना दुश्मन न मानकर एक सचेतक के रूप में अगर स्वीकार करेगी तो सदन में भी सार्थकता सामने आएगी और सदन के बाहर भी सार्थकता सामने आएगी, समाज के सामने भी सार्थकता सामने आएगी। मतलब सर, अगर सरकार है तो जो विपक्ष होना चाहिए मजबूत विपक्ष के रूप में होना चाहिए, तो किस तरह देखते हैं संख्या? विपक्ष मजबूत है। कौन सा कानून ऐसा है कि जो सरकार ने बनाया हो और विपक्ष ने सही समय पर उस कानून के बारे में अपनी उचित राय न रखी हो? आज सरकार जिन दिक्कतों का सामना कर रही है वो तो हमारे विपक्ष के, हमारे कांग्रेस पक्ष के साथियों ने
कांग्रेस पक्ष के विधायकों ने उसी समय कह दिया था कि इन एक्टों का, इन नियमों का बाहर विरोध होना है, जनता द्वारा विरोध होना है, इसलिए आप अभी एक प्रवर समिति बनाकर इस समिति के सामने सौंपिए इसको। लेकिन सरकार ने नहीं माना। हमने तो हमेशा अच्छी नीयत से, इस नीयत से कि सरकार को बाद में आम लोगों का विरोध न झेलना पड़े, इसलिए भैया पहले इसको ठीक कर लो। आप अगर नहीं जानते हो, ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकारें चलाने का अनुभव नहीं है, तो हमसे ले लीजिए ना। आज सत्ता में आप हैं, भले एहसास वो ऐसा दिला रहे हैं कि आज भी वो विपक्ष में है, कांग्रेस से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि सत्ता चलाने का, शासन चलाने का अनुभव जो कांग्रेस के पास है वो है, तो हमारी मदद ले लीजिए। हम पहले ही बता रहे थे कि भाई इनका विरोध होना है बाहर, नहीं माने हमारी बात तो झेलना पड़ेगा, आप झेल रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है कि चुनाव से पहले जो है दल बदल देखा जाता है, अमूमन तो तमाम विधायक पार्टियां छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कितनी सत्यता मानते हैं और क्या कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ नेता आपके चर्चाओं उसमें है, संपर्क में है? ऐसा है, ये अपरिपक्व बात है, अभी ये सिर्फ संभावनाएं हैं। और होता है जब जहाज डूब रहा होता है तो फिर बहुत से लोग उसमें, जो सफल तैराक होते हैं, जो तैरना जानते हैं, वो तैराक छलांग लगाकर सेफ जगहों पर चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें जो सफल तैराक होंगे, उस डूबते जहाज में जो सफल तैराक हैं, वो तैर कर हमारी तरफ आएंगे निश्चित रूप में। नहीं तो अभी संपर्क में है आपके कोई? अभी अपरिपक्व चीज़ों को मैं सामने नहीं लाना चाहता, जब परिपक्व हो जाएंगी तो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। तो थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल साहब। तो कहना कि आगामी विधानसभा चुनाव से जिस तरह से जो तैयारियां हैं उनकी काफ़ी हद तक ठीक हैं, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में ये सत्ता पर काबिज होंगे। कैमरा मैन सैनी के साथ रोहित सोनी, ईटी भारत, देहरादून।